नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सुशांत केस में रिया से ईडी की पूछताछ से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पटना के उस आईपीएस अधिकारी की बात को हम आपको सुनवाते हैं जो मुंबई में सुशांत केस की जांच करने के लिए पहुंचे थे और बीएमसी ने वहां जबरदस्ती उन्हें क्वारंटीन कर दिया था। क्वारंटीन खत्म होने के बाद विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस पर बड़ा तंज कसा है। विनय तिवारी ने साफ शब्दों में कहा कि क्वारंटीन उन्हें नहीं बल्कि सुशांत केस की जांच को मुंबई पुलिस ने किया था। सुप्रीम कोर्ट में फजीहत और बिहार पुलिस के दबाव के बाद बीएमसी झुकी और आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन मुक्त किया गया, जिसके बाद विनय तिवारी मुंबई से पटना के लिए रवाना हुए हैं। कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें आप लोग को बाधा पहुंची। उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है, वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था। मैं बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था। कोई भी एजेंसी हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा। कि मुझे क्वारंटाइन किया गया, ऐसा नहीं है कि मुझे क्वारंटाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटाइन किया गया। तो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें आप लोग को बाधा पहुंची। उसमें मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एजेंसी है, वो काम कर रही है और दूसरी एजेंसी काम कर रही है, उसमें मेरा क्या कमेंट है। मुझे तो क्वारंटीन जो है वो बीएमसी ने किया था और वो भी मुझे नहीं किया था। मैं बोलूंगा इन्वेस्टिगेशन को क्वारंटीन किया गया था। कोई भी एजेंसी हो, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और हमेशा हमें कदम मिलाकर चलना होगा। तो आईपीएस विनय तिवारी का एक बड़ा बयान जो उन्होंने मुंबई से पटना की रवानगी के दौरान कहा पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि देखिए ये क्वारंटीन मुझे नहीं किया गया था, ये सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर जो जांच चल रही थी उस जांच को क्वारंटीन किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में रिया चक्रवर्ती से मुंबई के ईडी दफ्तर में पिछले 4 घंटे से लगातार ये पूछताछ चल रही है, जिसमें ईडी के अधिकारियों ने रिया पर सवालों की बौछार दागी है। ईडी के तीखे सवाल से रिया का सामना इस वक्त हो रहा है। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ इस वक्त, जिसमें ईडी ने रिया चक्रवर्ती से 5 साल का आईटीआर मांगा है। हाल में खरीदी 2 संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी मौजूदगी, ईडी के तीखे सवाल से रिया का इस वक्त सामना होता हुआ। तो आपको बताते चलें, तकरीबन सुबह का 12 बजे का वक्त था जब रिया चक्रवर्ती पहुंची ईडी दफ्तर और तब से लेकर अब तक उनसे लगातार पूछताछ होती हुई। हाल के दिनों में खरीदी की संपत्तियों की जानकारी मांगी जा रही है उनसे। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर इस वक्त पूछताछ करते हुए, तो रिया से पूछताछ कर रहे हैं ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार समेत दूसरे अधिकारी इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर तीखे सवाल दाग रहे हैं, जिसमें रिया से पिछले 5 साल का आईटीआर मांगा गया है, जिस पर रिया ने थोड़ी मोहलत मांगी है। ये बड़ी खबर इस वक्त और वकील के माध्यम से सारे दस्तावेज जमा करने की बात वो कहती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही सुशांत के बैंक खाते से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण सवाल रिया से इस वक्त पूछे जाते हुए। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती से ईडी ने आज 14 सवाल पूछे हैं। वो सवाल कौन कौन से हैं वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताते चलें। सवाल नंबर पहले की अगर बात की जाए तो पहला सवाल ये कि आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। ये वो सवाल है जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं। आप क्या काम करती हैं, आय का आपके पास स्रोत क्या कुछ है, आपके परिवार के सदस्यों की कमाई का जरिया क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका और आपके परिवार का, आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं तो कैसे, सुशांत के साथ आपकी कोई वित्तीय साझेदारी थी, अपनी संपत्ति का आप ब्यौरा दें, कितने बैंक अकाउंट आपके पास है, आईटी रिटर्न फाइल करती हैं 5 साल का, डिटेल आप उस बाबत जरूर सामने रखें। आपके और सुशांत के बीच रिश्ते कैसे थे, आपके आपसी संबंध कैसे थे, यह भी सवाल पूछा गया। आपकी आय पर परिवार के कितने लोगों का हिस्सा है, सुशांत के साथ कब से आप रह रही हैं, कोई अनबन, किसी तरह की कोई नोकझोंक, सुशांत को कोई बीमारी या मानसिक परेशानी थी क्या, यह भी उस सवाल में शामिल। सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था, मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी गई है, फंड कहां से आए, क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है,
तो ये वो सवाल जो ईडी के 14 महत्वपूर्ण सवाल जो रिया से पूछे गए हैं और अभी भी लगातार ये पूछताछ इस वक्त सामने होती हुई, जिस बाबत वो जवाब दे रही हैं और तीखे सवालों की बौछार इस वक्त रिया पर ईडी की तरफ से लगातार होती हुई। तो ये वो सवाल जिनके जवाब इस वक्त रिया की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां जो निकलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत की जरूरत है, तमाम दस्तावेज मैं आप तक पहुंचाऊंगी। इस बीच सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में बिहार पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे को हड़पना था और इसीलिए उन्होंने सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर को तैयार किया। रिया और परिवार पर पैसे को लेकर के ये पूरी साजिश रचने का आरोप है। सुशांत के पैसे हड़पने एकमात्र इनका मकसद, मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर तैयार करने का भी आरोप रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर। रिया चक्रवर्ती ही सुशांत को अपने घर लेकर गई थी। दवा की मात्रा को ओवरडोज देना शुरू कर दिया गया। मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद भी कई सुराग हाथ लगे हैं बिहार पुलिस के। भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत है, जहां जहां इन लोगों के संबंध और प्रॉपर्टी, कई बिंदु पर सीबीआई जांच से कई राज खोलते हुए नजर आएंगे। बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं किया गया। मुंबई पुलिस ने कोई संगीन मामला दर्ज नहीं किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई, जिस पर अब जांच की शुरुआत हो चुकी है। रुक करेंगे दूसरी खबर का, जहां पर दरभंगा शहर का एक बड़ा हिस्सा जल जमाव से परेशान है। शहर के सैद नगर का जिक्र कर लीजिए, भड़ंगा का जिक्र कर लीजिए, कृष्णा नगर, शिवाजीपुर, रतनोपट्टी, वाजिदपुर और बस्तावड़ा में कई दिनों से 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। नगर निगम की ओर से पंप सेट जरूर लगाए गए, लेकिन हालात बदले नहीं है। फिलहाल वार्ड संख्या 10, 20, 30 और 40 से पानी को निकालने की शुरुआत की जा रही है। पानी की निकासी के लिए 14 पंप सेट खरीदे गए हैं, लेकिन देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी लबालब भरा हुआ नजर आएगा और इसी बीच लोगों की आवाजाही मजबूरी। हम लोगों के मांग को माना गया और अभी 2 पंपिंग सेट खरीदा गया है और आगे भी खरीदारी जारी है। जैसे आती है तो और भी लगेगी। नगर निगम के माध्यम से हम लोग नाले की सफाई और पूरा सफाई रखते हैं कि भाई कहीं भी पानी का जल जमा, लेकिन इतनी ज्यादा बरसात हुई है, प्लस नेपाल पानी छोड़ देता है। वहीं पूर्वी चंपारण में बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। केसरिया प्रखंड के सभी 18 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। वैशाली बेतिया मुख्य मार्ग पर कई फीट तक पानी बह रहा है। सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो चुके हैं। सड़क पार करना लोगों के लिए मुश्किल और जान जोखिम में डालने के जैसा है। वहीं कुछ लोगों ने इसे कमाई का भी जरिया बना लिया है। यात्रियों से मनमाने भाड़े वसूले जा रहे हैं। विधायक का यह कहना है कि यहां बाढ़ प्रभावितों के नाम पर कोई काम नहीं किया गया। कोई उपाय नहीं। ट्रैक्टर वाला 700 रुपए मांग रहा है। नाव वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, सरकारी नाव वगैरह कुछ नहीं? कुछ भी नहीं है भाई। रहता ना तो मोटरसाइकिल का दासा होता। इस बांध टूटने में तो प्रशासन के लोग लापरवाह हैं और जो बांध मरम्मत करवाया वह संवेदक भी लापरवाह है। 2 आदमी के लापरवाही से बांध टूटा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जायजा लिया। सीएम नीतीश गंडक बराज के फाटकों के साथ ही बांधों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको उस दौरान के निरीक्षण की दिखा रहे हैं हम। गंडक बराज के फाटकों के साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था का जायजा लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से और सीएम कंट्रोल रूम में पहुंचकर अभियंताओं के साथ गंडक बराज पर समीक्षा करते हुए भी दिखे। अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए गए हैं। गंडक बराज पर निरीक्षण के दौरान जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नीतीश कुमार आज गंडक बराज वाल्मीकि नगर का निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गंडक बराज का कंट्रोल रूम में जहां मुख्यमंत्री फाटकों का निरीक्षण करने के बाद कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और यहाँ कंट्रोल रूम किस तरह संचालन होता है और बाढ़ को लेकर किस तरह की तैयारियां जल संसाधन विभाग ने कर रखी है। पूरी तरह मुख्यमंत्री का काफिला देख सकते हैं और सबसे बड़ी बात है इस बार मुख्यमंत्री की यात्रा में कि पत्रकारों को हेलीपैड से लेकर गंडक बराज तक पूरी तरह बैन करके रखा गया है। किसी तरह की पत्रकारों की को पाबंदी की गई है, पत्रकार वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं।
हालांकि हम हर कवरेज पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और यह कंट्रोल रूम में मुख्यमंत्री यहाँ के अधिकारियों और अभियंताओं से कंट्रोल रूम का जायजा ले रहे हैं और बाढ़ के किस तरह का जल संसाधन विभाग ने तैयारी कर रखी है इसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुन्नाराज, न्यूज 18, गंडक बराज, वाल्मीकि नगर। और इस बीच बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री का यह दावा है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के पीड़ितों को हर संभव सरकारी मदद की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम चला गया है। सीतामढ़ी में एक है, शिवहर में एक है एसडीआरएफ का टीम, सुपौल में एक एनडीआरएफ का टीम है, किशनगंज में एनडीआरएफ का एक टीम है, दरभंगा में एनडीआरएफ का 2 और एसडीआरएफ का टीम। ऐसे प्रत्येक जिला में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का टीम लगा दिया गया है। कटिहार में बाढ़ से विस्थापित लोगों की जिंदगी बेरंग हो गई है। मनिहारी अनुमंडल में गंगा के कटाव की वजह से लोग घर बार छोड़कर सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की वजह से चापानल भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सड़क के किनारे 150 से अधिक परिवार इस वक्त रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। कटिहार मनिहारी गंगा की पहचान शुद्ध पानी के लिए है, लेकिन गंगा के बगल में लोग किस तरह जीते हैं, ये मजबूरी ऐसी है कि विस्थापित हैं, इसीलिए सजाए काला पानी का जो दंश है इस इलाके के लोग झेल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये चापाकल जो लगभग डूब चुका है, यही चापाकल के पानी यहाँ के लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो घरेलू काम है या जो सभी काम है उसके लिए। क्या कहती है महिलाएं, क्या नसीब बन चुका है ये काला पानी, आइए बात करते हैं। क्या स्थिति है, ऐसे कैसे? ये हम लोग का नसीब है, यही पानी हम लोग को पीना पड़ता है सब जब तक पानी रहता है। तो चापाकल उपकल दूसरा जगह कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा नहीं व्यवस्था है। तो आप लोग के लिए और चापाकल पर कुछ कहीं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कितना परिवार इसी में पीते हैं? यहाँ पर बहुत है, यानी 100 का घर पीते हैं पानी यहाँ पे। सब काम इसी से होता है? हाँ, सब काम इसी से होता है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं। हम लोग का तब पक्का भी भगा दिया, यहाँ पर रोड पर किनारे में रहते हैं। क्या नाम है? पूनम देवी। तो आप सुन सकते हैं ये लोग विस्थापित है और अब इसे नियति मान चुका है और इसी हालत में जीने को बेबस है। सुब्रत, न्यूज 18, कटिहार। खगड़िया जिला 7 नदियों से घिरा हुआ है। ये नदियां हर साल यूं ही तबाही मचाती हैं और इस साल भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर चुका है। प्रभावित इलाके के लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। अलौली, चौथम और बिलदौर प्रखंड में लोगों की मदद के लिए 100 से ज्यादा नावों को चलाया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित लगातार प्रशासन से ज्यादा नावों को चलाने की मांग कर रहे हैं। 101 नावें जो हैं इसमें सरकारी नाव और प्राइवेट नाव दोनों सम्मिलित करके 101 नावों का भी परिचालन किया जा रहा है। हालांकि प्रतिदिन नए क्षेत्रों से डिमांड आ रही है। तो पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है और खेतों से पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन फसलों को इसकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों को दोबारा बाढ़ आने की भी आशंका लगी हुई है और किसानों का ये कहना है कि खेतों में फसल खराब होने से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आप देख रहे हैं कि खेतों को कितना नुकसान पहुंचाकर बाढ़ का पानी चला गया है और ये सारी फसलें मारी गई है, लेकिन बाढ़ के पानी उतरने के बावजूद भी अभी कहीं कहीं जल जमाव है और ख़ास करके वहाँ जो गांव के आसपास की जगहें हैं वहाँ जल जमाव होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। गड़ा हुआ है वो भी ख़त्म, बिचन उच्चन सब खत्म। अब इस सीजन का सब खत्म है। धान का खेती पूरा चौपट है। खेती में धान का खेती भी चौपट है। जितना भी नमल अभी मक्का लगा था, मक्का भी बर्बाद है। मक्का पूरा बर्बाद है और धान भी जितना लगाए थे ना 2 बार 3 बार करके लगाए, पानी उठते गया पर दहते मैंने जो चलते गया। अभी भी जो बाकी महीने बरसात के बचे हुए हैं उनमें उनकी चिंता कैसी है और इनकी यह चिंता पूरी तरह वाजिब है। अब देखना यह है कि जो इन्होंने कहा है और जो इनकी ज़रूरतें हैं वो कब तक पूरी होती हैं। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज 18 पूर्णिया। तो वहीं छपरा के रामपुर में मही नदी का अरगना बांध टूट चुका है और नदी के मुख्य बांध से भी रिसाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर समय रहते रिसाव को बंद नहीं किया गया तो बांध टूट सकता है। बांध से रिसाव की वजह से आसपास के लोगों में दहशत है। आधा घंटा में खाली सब लोग 10
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आईजीआईसी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले 6 बेड के नवनिर्मित सर्जिकल आईसीयू का उद्घाटन किया। मरीजों के लिए ये एक बड़ी सौगात है और स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि सभी संसाधनों से आईसीयू को लैस रखा गया है और अब हार्ट पेशेंट को भर्ती करने में कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। आईजीआईसी के आईसीयू का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं आईजीआईसी अस्पताल और इस वक्त आपको हम सीधे दिखा रहे हैं। ये सर्जिकल आईसीयू है जिसका भी उद्घाटन इन्होंने किया है। 6 बेड का है, यानी नए भवन तैयार हो रहे हैं जिसका निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही जो सर्जिकल आईसीयू है इसका भी उद्घाटन इन्होंने किया है। तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं, डायरेक्टर से लेकर जो भी डॉक्टर हैं यहाँ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ये आईसीयू तैयार किया गया है। जो हृदय रोग से संबंधित जो भी मरीज हैं उनको परेशानी नहीं हो, इसको लेकर ये अत्याधुनिक जो आईसीयू है उसको तैयार किया गया। हम सीधे बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से। क्या कहेंगे सर? ये आज से इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो है, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में जो सेवा है उसका विस्तार हुआ है और जो मरीजों का शल्य क्रिया किया जाता है, तो शल्य क्रिया करने के बाद 2 आईसीयू के बेड थे जहां पे मरीज को शिफ्ट किया जाता है। अब उसके बाद उसका एक्सटेंशन ये 6 और आईसीयू हो गया। इसको स्टेप डाउन इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। मतलब शल्य क्रिया करने के बाद तुरंत मरीज को बगल के कमरे में रखना और फिर वहां से इस इंटेंसिव केयर यूनिट में लाना ताकि मरीजों को कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं हो। तो ये सुविधा का विस्तार आज इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में किया गया। जी, क्या लग रहा है कि अब जो मरीजों को जो जिस तरह से कठिनाई झेलनी पड़ रही थी भर्ती होने में या फिर आईसीयू का अभाव था, वो सब परेशानी अब दूर हो गई है? नहीं, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान का विस्तार अभी और भी होना है। बगल में नया भवन बना है, इसका उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस भवन का उद्घाटन किया जाएगा और यहां से सेवाओं का विस्तार आगे आने वाले कुछ दिनों के बाद उस भवन में भी सेवा का विस्तार होगा और ये सुविधा राज्य की जनता को इस इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में मिलेगी। बिल्कुल, सरकार ने बड़ी सौगात दी है राज्य की जनता के लिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा हृदय रोग संस्थान है ये। और स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल अभी जो 6 बेड का सर्जिकल आईसीयू है उसका उद्घाटन उन्होंने कर दिया। इस वक्त आपको हम सीधे दिखा रहे हैं तस्वीर कि देखिए किस तरह से जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है यहाँ पर और दीप जलाने का काम मंत्री जी खुद कर रहे हैं। तो एक बड़ी सौगात मिली है राज्य की जनता को कि अब हृदय रोग संस्थान अत्याधुनिक हो रहा है। साथ ही कल नए भवन जो बने हैं उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परेशानी हो रही थी, अस्पताल पर दबाव बढ़ गया था, तो ऐसे में अब संसाधन युक्त अस्पताल अब तैयार हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में कोरोना जांच में लगातार तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर अब 1 लाख तक पहुंचाना है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पर आज से कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे, जिसे लेकर अस्पतालों में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में रोजाना कोरोना जांच का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 68,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पटना जिले में मिले हैं, क्योंकि टेस्टिंग क्षमता जो है लगातार बढ़ रही है। देख सकते हैं इस वक्त आप पटना के न्यू गार्डनर अस्पताल में सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। यानी पटना प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर जो भी लोग जांच करवाना चाहेंगे उन सभी लोगों की जांच की जाएगी। यानी कंटेनमेंट जोन के सभी लोगों का सैंपल लिया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसकी वजह से तमाम जो जांच केंद्र हैं पीएससी से लेकर अनुमंडलीय अस्पताल या फिर जो रेफरल हॉस्पिटल है वहां पर इसी तरह से भीड़ देखी जा रही है। और टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने को लेकर लगातार जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं वो बैठकें कर रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो गार्डनर अस्पताल में देख सकते हैं कि जो लंबी कतार है और यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 रोज सैंपल लिए जा रहे हैं। एंटीजन किट उपलब्ध कराया गया है सभी जगह, निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, वहां पर किट के माध्यम से जांच की जा रही है। और पटना जिले में जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 11,000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में जैसे जैसे जांच की क्षमता बढ़ रही है वैसे वैसे पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।